हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं MA इतिहास में सेकंड सेमेस्टर का सेकंड पेपर, जिसमें हम 20वीं शताब्दी का विश्व पढ़ेंगे। इसकी पहली यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इसकी सेकंड यूनिट, जिसमें हम पढ़ेंगे UNO तथा विश्व शांति, फिलिस्तीन समस्या, कश्मीर समस्या, कोरिया एवं वियतनाम समस्या को कंप्लीट करेंगे। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड यूनिट का पहला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों का विवरण दीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ पर एक निबंध लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन एवं कार्यों को स्पष्ट कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 14 अगस्त 1941 को संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एवं ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अटलांटिक महासागर के बीच में एक जहाज पर बैठकर यह घोषणा की थी कि हम संसार में शांति की स्थापना करने के इच्छुक हैं। हम हर एक राष्ट्र के आत्मनिर्णय का अधिकार मानते हैं और सभी राष्ट्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता प्रदान करने के इच्छुक हैं। इस घोषणा के अंत में यह आशा भी प्रकट की गई थी कि सभी राष्ट्र बल प्रयोग का सहारा न लेकर आपसी झगड़ों को सुलझाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से काम करेगी। इस घोषणा को अटलांटिक चार्टर के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध किया गया है। 1943 में मित्र राष्ट्र एवं रूस के विदेशी व्यापार के मंत्रियों ने मॉस्को सम्मेलन इस योजना को कार्य रूप में परिणत करने पर बल दिया था। अक्टूबर 1944 में डाल्टन ऑक्स अमेरिका में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें विश्व शांति की स्थापना हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के निर्माण की योजना निर्मित की गई थी। इस योजना पर चर्चा के लिए एक सम्मेलन 1945 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नामक नगर में बुलाया गया। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण का एक मसौदा लिखा गया और 24 अक्टूबर 1945 को एक आज्ञा पत्र पर 31 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने अपने हस्ताक्षर कर अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ का ढांचा खड़ा किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य अपने राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक योजनाओं द्वारा विश्व में शांति की स्थापना करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं। संस्था को किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में दखल देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यह संस्था मानव अधिकारों का बिना किसी भेदभाव के संरक्षण करेगी। फिर आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के विभाग संगठन। यह संस्था 6 प्रमुख विभागों में बटी हुई है। पहली आती है साधारण सभा। इस संघ के सभी सदस्य साधारण सभा के सदस्य होते हैं। हर एक सदस्य देश को साधारण सभा के अधिवेशन के लिए 5 प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार होता है, किंतु प्रत्येक सदस्य केवल एक ही मत दे सकता है। इस सभा की बैठक हर वर्ष सितंबर मास में केवल एक ही बार होती है, किंतु सदस्य राष्ट्रों के बहुमत द्वारा 15 दिनों की सूचना में संघ के जनरल सेक्रेटरी द्वारा किसी भी समय आमंत्रित की जा सकती है। आज्ञा पत्र में उल्लेखित सभी विषयों पर इस सभा की बैठक में वाद विवाद हो सकता है। जो कि इनकी सूची में लिखा गया है, उनके किसी विषय पर ये वाद विवाद कर सकते हैं। नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा इसका मुख्य कर्तव्य है। संसार में शांति की स्थापना हेतु इसे किसी भी सिद्धांत पर विचार करने का अधिकार प्राप्त है। इसका कार्य है कि यह हर संभव उपाय द्वारा राष्ट्रों से सहयोग की भावना को जागृत करे। इसके हर एक अधिवेशन में के लिए नए सभापति का चुनाव होता है। सामान्य विषयों का जहाँ तक संबंध है, उनका निर्णय बहुमत के आधार पर ही होता है। महत्वपूर्ण विषयों के लिए 2/3 मतों का होना आवश्यक है। यही सभा संयुक्त राष्ट्र संघ की आय व्यय का ब्यौरा प्रतिवर्ष स्वीकार करती है। इसलिए इस संस्था के आर्थिक नियंत्रण पर भी इसी का अधिकार होता है। इसी को अपने सदस्यों में व्यय बांटने का भी अधिकार होता है। यही सभा सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य
आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में 12 सदस्य एवं संरक्षण परिषद के आवश्यक सदस्यों को चुनती है। यह संसार की जिन बातों से शांति भंग हो सकती है उन्हीं की ओर सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित करती है, किंतु यह किसी की सिफारिश नहीं कर सकती। नेक्स्ट आता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में कुल मिलाकर 11 सदस्य होते हैं। इसमें 5 स्थायी और 6 अस्थायी सदस्य होते हैं। कम्युनिस्ट चीन अभी इस जो परिषद है इसका सदस्य नहीं बन सका है, परंतु वह इसे स्थायी सदस्य बना लिया गया है। अस्थायी साधारण सभा द्वारा 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारिणी यही परिषद है जिसका मुख्य कार्य विश्व में शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है। इसका प्रत्येक सदस्य एक ही मत दे सकता है। इसका कार्य शांति भंग करने वाले विषयों पर ही बहस करके उसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना है। साधारण विषय तो 7 मत द्वारा ही निर्णीत समझे जाते हैं, किंतु असाधारण विषयों के लिए इन 7 मतों के साथ 5 स्थायी मतों का होना भी अनिवार्य है। यदि एक भी स्थायी सदस्य किसी निर्णय के विरुद्ध अपना मतदान देता है तो अनिर्णित समझा जाता है उसे। इसे ही निषेधाधिकार का या वीटो पावर अधिकार कहा जाता है। इसकी बैठक 15 दिन में एक बार होती है। इसकी बैठक किसी भी स्थान पर हो सकती है। इसके अधीन एक सैन्य दल समिति होती है जिसका कार्य सेना संबंधित विषयों पर सलाह देना है। नेक्स्ट आता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ये दोनों परिषद ही साधारण सभा के अधीन होते हैं और इनका कार्य संसार को अधिक समृद्धशाली एवं न्यायपरक बनाना है। यह परिषद संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबंधित विषयों पर विचार करती है। इसके 18 सदस्य होते हैं। इन्हें साधारण सभा 2/3 बहुमत से 3 वर्षों के लिए चुनती है। पहले अधिवेशन में 6 सदस्य 2 वर्षों के लिए, 6 सदस्य 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसके निर्णय बहुमत के आधार पर होते हैं। यह मुख्यतः अन्य संस्थानों का संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित स्थापित कराने का कार्य करती है। निम्न समितियों को संगठित किया गया है। पहला, आर्थिक एवं व्यावसायिक आयोग, गमनागमन आयोग, मानव अधिकार आयोग, परिगणन विद्या संबंधी आयोग, सामाजिक आयोग, मादक द्रव्यों से संबंधित आयोग, राज्य संबंधी आयोग एवं जनगणना आयोग। संरक्षण परिषद। आज्ञा पत्र में सबसे पहले संरक्षित प्रदेशों के निवासियों के हित का पूरा ध्यान रखने की घोषणा की गई है और जिन प्रदेशों पर इनके संरक्षण का अधिकार होगा उनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शिक्षा संबंधी कर्तव्यों को पूरा करना। संरक्षक राज्य सदस्यों को अपने कार्यों की रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल सेक्रेटरी को अक्सर देते रहते हैं। ये देते रहता होगा है ना। यह रिपोर्ट साधारण सभा और दूसरे संबंधित विभागों को दे दी जाएगी जिससे हर एक राष्ट्र को अपना पूरा ज्ञान हो जाएगा। संरक्षित प्रदेश परिषद को संरक्षित प्रदेशों के शासन प्रबंध के निरीक्षण करने का भी अधिकार है। इस परिषद के द्वारा समय समय पर दिए गए सुझावों को उन्हें मानना अनिवार्य होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका चुनाव साधारण सभा और सुरक्षा परिषद द्वारा होता है। एक से अधिक किसी भी राष्ट्र का न्यायाधीश नहीं हो सकता। इसकी बैठक हेग, हॉलैंड में होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रत्येक सदस्य इस न्यायालय के द्वार खटखटा सकता है। इन न्यायाधीशों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसमें फ्रेंच और अंग्रेजी भाषाओं में कार्य होता है। यदि कोई सदस्य किसी अन्य भाषा में प्रयोग की प्रार्थना करता है तो वो भी मान्य होती है। फिर आता है कार्यालय। 6वां, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक कार्यालय होता है और इसका प्रमुख कर्मचारी जनरल सेक्रेटरी होता है। इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर साधारण सभा द्वारा की जाती है। कार्यालय के निम्नलिखित 7 भाग होते हैं। पहला होता है सुरक्षा परिषद, दूसरा है आर्थिक एवं सामाजिक, तीसरा
विधि संबंधित। चौथा, संरक्षण एवं अधीन विषयों की जानकारी। पांचवा, सम्मेलन का आयोजन। छठवां, सामान्य सेवाएं और उनका प्रबंध। एवं सातवां, सार्वजनिक कार्यवाही। सुरक्षा परिषद आर्थिक सामाजिक कार्य विधि संबंधित भाग, संरक्षण एवं अधीन देशों की जानकारी, सम्मेलनों के आयोजन, सामान्य सेवाएं, उनका प्रबंध एवं सार्वजनिक कार्यवाही। संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ अन्य विशेष संस्थाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख विभागों के अतिरिक्त कुछ अन्य विशिष्ट संस्थान भी हैं जो कि संसार के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती हैं। इनका कार्य क्षेत्र अपनी सीमा में निश्चित है। इनके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक समझौता कर रखा है। ये संस्थाएं प्रमुख संस्थाएं हैं। इनमें प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहले आती है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व के श्रमिकों की दिशा को उन्नत करना है। उनकी स्थापना 1919 में की गई थी और इसका कार्यालय कनाडा में स्थित मॉन्ट्रियल नामक नगर में स्थित किया गया है। फिर आता है खाद्य एवं कृषि संस्थान। इसका मुख्य उद्देश्य देश के खाद्यान्न के अभाव की पूर्ति करना है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसका कार्यालय अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन नगर में स्थित है। शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संस्थान। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्र में उन्नति प्रगति करना है। इनका कार्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। फिर आता है विश्व स्वास्थ्य संस्थान। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य संसार के निवासियों के स्वास्थ्य का स्तर उन्नत करना है। इसका कार्यालय न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, मुद्रा आदि की देखभाल करना है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इस कोष का निर्माण बोर्ड ऑफ गवर्नेंस करती है और इसका कार्यालय वॉशिंगटन में स्थित है। फिर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय बैंक। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों के क्षेत्र में पुनर्निर्माण, विकास में आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसका प्रधान कार्यालय वॉशिंगटन में है जिसकी स्थापना 1945 में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन संस्थान। इस संस्थान की स्थापना सन 1947 में की गई थी और जिसका कार्यालय मॉन्ट्रियल नगर में है। विश्व डाक संघ। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी किंतु 1945 में यह संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट संस्था बन गई। इसका कार्यालय केशवर नामक नगर में स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी संघ। इस संगठन या इस संस्थान की स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य उन व्यक्तियों को सहायता करना है जिनकी किसी विशेष कारणवश उनकी जन्मभूमि का त्याग करने को बाध्य होना पड़ा था। इसका मुख्य कार्यालय जेनेवा नगर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य, उपलब्धियां एवं सफलताएं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य, उपलब्धियां, सफलताओं का विवेचन निम्न बिंदुओं द्वारा किया जा सकता है। पहला आता है शांति एवं सुरक्षा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय विवाद एवं मतभेदों को अनेक बार उग्र नहीं बनने दिया। इसमें मध्यस्थता, पंच निर्णय, क्षेत्रीय व्यवस्था आदि के द्वारा तनावों को युद्ध में परिणत होने से बचाया है। अनेक बार इसने युद्ध विराम, दंडात्मक हस्तक्षेप, सामूहिक कार्यवाही एवं कानूनी निर्णय आदि द्वारा शांति स्थापित की है। जिन अंतर्राष्ट्रीय तनावों को संयुक्त राष्ट्र संघ ने कम या दूर किया है इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहले आते हैं ईरान, सीरिया, लेबनान आदि से विदेशी सेनाएं हटवाना, बर्लिन के घेरे की समाप्ति में सहायता देना, होलैंड एवं इंडोनेशिया के संघ को समाप्त करना, पश्चिमी इरियन की समस्या को सुलझाना, स्वेज संकट का उसकी आपातकालीन सेना की उपस्थिति मात्र से समाप्त हो जाना, कांगो की एकता बनाए रखना, कश्मीर में युद्ध विराम करवाना, फिलिस्तीन में युद्ध विराम करवाना, रोडेशिया में दंडात्मक हस्तक्षेप करना, कोरिया में सामूहिक कार्यवाही करना, अफगानिस्तान
से सोवियत संघ की सेनाओं को हटाया जाना, जो कि 1988 में हटाई गई थी। ईरान इराक युद्ध विराम 1988, नामीबिया की स्वतंत्रता 13 अगस्त 1988 का समझौता, कुवैत को इराक के कब्जे से मुक्त कराना 1991। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क स्थल। संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा स्थल है जहाँ पर विश्व के विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न जातियों, भाषाओं एवं विचारधाराओं वाले लोग एकत्रित होते हैं, विचार विमर्श करते हैं और पारस्परिक सहयोग बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हेंस कोहन के अनुसार छोटे राष्ट्रों के लिए एक इतिहास का प्रवेश द्वार है। तीसरी दुनिया के राष्ट्रों ने अपनी समस्याओं को प्रस्तुत करके इनके मंच का अधिकाधिक प्रयोग किया है। अनेक बार संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक सुरक्षा नली का काम किया है, जबकि वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप आदि द्वारा राष्ट्रों ने अपनी भड़ास निकाल दी और अंत में समझौता कर लिया। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ की सिफारिश में कानून की सख्ती नहीं होती, फिर भी इसमें नैतिक बल अवश्य होता है, जो कि समस्याओं के समाधान में सहायक होता है। फिर आते हैं स्वतंत्रता का प्रतीक। संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्रवाद एवं उपनिवेशवाद को समाप्त करने में बहुत सहायता दी है। यद्यपि यह दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के अधिकांश देशों को न्यास पद्धति के अंतर्गत लाने और उन्हें स्वतंत्रता दिलाने में अभी भी सफल नहीं हो सका है, परंतु जिन न्यास क्षेत्रों को न्यास पद्धति के अंतर्गत रखा गया है वे अब आज स्वतंत्र हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उपनिवेशवाद को अनैतिक एवं गैर कानूनी घोषित कर दिया है। आई क्लेवजर ने ठीक ही कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर स्वतंत्रता का चार्टर बन गया है। यद्यपि बड़े राष्ट्रों के छोटे राष्ट्रों को आर्थिक सैनिक सहायता देकर अपना पिछलगू बना गए हैं, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व जनमत को इतना जागृत कर दिया है कि आज उन्हें कोई अपना उपनिवेशवाद बनाने का साहस नहीं कर रहा है। इसके प्रयासों के फलस्वरूप 22 दिसंबर 1988 को नामीबिया की स्वाधीनता के बारे में अंगोला, क्यूबा एवं दक्षिण अफ्रीका के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत 21 मार्च 1990 को नामीबिया एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। आर्थिक सामाजिक समस्याओं में उपयोगी कार्य। गैर राजनीतिक क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक उपयोगी कार्य किए हैं। आर्थिक सामाजिक असंतोष, भूख, दरिद्रता, निरक्षरता, अनभिज्ञता आदि जो युद्धों के अंतर्निहित कारण होते हैं, उनको दूर करने में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्याप्त निरंतर प्रयास किए हैं, प्रयत्नरत रहा है। बाढ़, तूफान, अकाल एवं भूकंप जैसी दैवीय आपदाओं के समय भी संघ ने सक्रिय सहायता की है। फिलिप जेवर ने ठीक ही कहा है कि अंततः संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व से ही यह आशा की जा सकती है कि वह चिरस्थायी शांति स्थापित करने के लिए आवश्यक सामाजिक स्थिरता एवं मानवीय संतोष की परिस्थितियां उत्पन्न करने में सफल होगा। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के प्रयत्न में जुटा हुआ है। छठवां, अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास। संयुक्त राष्ट्र संघ के विविध विशिष्ट अभिकरण एवं हजारों सिविल सेवक निरंतर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सद्भावना, सह अस्तित्व की विचारधाराओं का विकास कर रहे हैं। जब संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य एवं अभिकरण भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे रोगों की रोकथाम, कृषि सुधार के लिए कार्य, शिक्षा का प्रसार आदि, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में बहुत वृद्धि करते हैं। डेविस मिटेनी के मतानुसार सैन्य राष्ट्र की सीमांत रेखाएं सारहीन हो जाएंगी और लोग राष्ट्र उत्तर दृष्टिकोण से सोचने विचारने में अभ्यस्त होकर अंतर्राष्ट्रीय हित में कार्य करने लगेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विधि का विस्तार।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के विस्तार एवं विकास में भी बहुत सहायता की है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में आवश्यक परिवर्तन कर उसे गैर पश्चिमी एवं साम्यवादी देशों के लिए भी उपयोगी बना दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने आक्रमण जैसी जटिल शब्दों को परिभाषित किया है तथा शरणार्थियों के स्तर संबंधी एवं जाति संहार संबंधी प्रथाओं का विकास किया है। अंतर्राष्ट्रीय एवं राजनीतिक समस्याओं के प्रति राज्यों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अनेक घोषणाएं की गई हैं, जैसे मानव अधिकार संबंधी घोषणा जो कि 1948 में की गई थी, शिशु अधिकार संबंधी घोषणा 1959 में, उपनिवेशों के लोगों की स्वतंत्रता की घोषणा 1960, जाति एवं रंग भेदभाव संबंधी घोषणा 1963। अणु शक्ति का शांतिमय कार्यों के लिए प्रयोग। यह सत्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को अणु शक्ति के नियंत्रण एवं निःशस्त्रीकरण के संबंध में पर्याप्त सफलता नहीं मिली है, फिर भी इसने शांति सम्मेलन द्वारा अणु शक्ति के शांतिमय विकास के कार्यों पर बल दिया है। इसने अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोगों पर भी बल दिया है। फिर आता है कूटनीतिक जलद्वीप। संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा कूटनीतिक जलद्वीप है जो कि राष्ट्रीय एवं लोगों को शांति का संदेश देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दुखी एवं पीड़ित पक्षों को सहायता प्रदान करता है। कुछ राष्ट्र इसकी विवेचना एवं आलोचना करते हैं, किंतु जब स्वयं वे राष्ट्र किसी अंतर्राष्ट्रीय विवाद में फंस जाते हैं तो वे सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के ही शरण में पहुंचते हैं। इससे इसकी सफलता सिद्ध होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना एवं संयुक्त राष्ट्र की असफलताएं। संयुक्त राष्ट्र संघ के आलोचक निम्नलिखित आधारों पर इसकी आलोचना करते हैं। पहली आती है सार्वभौमिक राज्यों का समुदाय। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों ने इसकी सदस्यता ग्रहण करते समय अपनी प्रभुसत्ता का लेश मात्र भी त्याग नहीं किया था। यह सार्वभौमिक राज्यों का समुदाय है। यह राज्यों के बीच में कार्य करता है और उनके ऊपर नहीं। यह न अधिराज्य है और ना ही विश्व सरकार। इसे सशस्त्र सेनाएं रखने, कर लगाने, कानून बनाने, व्यापार की व्यवस्था करने का अधिकार नहीं है। इनका न्यायालय निर्णय दे सकता है परंतु इसको लागू नहीं कर सकता। इसके पास राष्ट्र संघ की भांति आय के कोई स्वतंत्र एवं पर्याप्त स्रोत नहीं है। यह मात्र वाद विवाद करने एवं मतदान करने वाली संस्थान है। इसके प्रस्तावों को मानना या ना मानना सदस्य राज्यों की इच्छा पर निर्भर करता है। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थिति एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं वाद विवाद समिति जैसी है। जैसे एक संघ का सदस्य होते समय एक अपनी प्रभुसत्ता का कुछ भाग केंद्र को सौंप देता है, वैसा संयुक्त राष्ट्र संघ के मामले में नहीं हुआ है। फिर आता है दूसरा, मूल उद्देश्य की प्राप्ति में असफलता। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व को युद्ध एवं संघर्ष, तनावों, दरिद्रता एवं निरक्षरता से मुक्ति दिलाने के लिए हुई थी। यह सत्य है कि अब तक तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ है, परंतु इसका कारण संयुक्त राष्ट्र संघ का विद्यमान होना या उसके प्रतरण नहीं है, बल्कि दोनों गुटों का अणु युद्ध से नष्ट हो जाने का भय है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से लेकर अब तक कश्मीर, कोरिया, मध्य पूर्व, कांगो, साइप्रस, अल्जीरिया, हिंद, चीन, बांग्लादेश, अफ्रीका के अनेक देश, पूर्वी यूरोप के कुछ देश, कुवैत आदि में भयानक रक्तपात हो चुका है। इसे रोकने में संयुक्त राष्ट्र संघ असफल रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप ने कश्मीर, इजराइल, अरब, कोरिया आदि समस्याओं को सुलझाने की बजाय अधिक उलझा दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व को भय एवं अभाव से मुक्ति नहीं दिला सका है। आज भी विभिन्न देश एक दूसरे से भयभीत हैं। अस्त्र शस्त्र पर अरबों रुपए व्यय करे जा रहे हैं, जबकि विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या
जीवन के न्यूनतम स्तर से नीचे जीवन व्यतीत कर रही है न्यूनतम स्तर से नीचे जीवन व्यतीत कर रही है। विश्व के कोने कोने में सैनिक अड्डे एवं संगठन स्थापित करने की होड़ लगी है। अनेक देश जैसे युगांडा, पाकिस्तान, ईरान आदि ने अपने देश की जनता पर भयानक अत्याचार किए, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ चुप्पी साधे रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ के राजनीतिक कार्यों का मूल्यांकन करते हुए एक राजनयिक ने कहा है कि आज संयुक्त राष्ट्र एक ऐसा निकाय है जहां कुछ न कुछ गायब है। जब दो छोटे राष्ट्रों में विवाद होता है तो उस पर कोई विचार नहीं होता, उसकी अनदेखी होती है। जब एक बड़े देश और छोटे देश में झगड़ा होता है तो छोटी शक्ति लुप्त हो जाती है, और जब दो बड़ी बड़ी शक्तियों में विवाद होता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ ही गायब हो जाता है। फिर आती है संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव एवं निर्णयों की छोटे बड़े राष्ट्रों में ने पर्याप्त अवहेलना की है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बाहर अनेक कार्यक्रम बड़े राष्ट्रों ने अपनाए, जैसे मार्शल योजना, ट्रूमैन सिद्धांत, आइजनहावर सिद्धांत, नाटो, वार्सा संधि एवं सीटो आदि। बड़े राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ को अपने सिद्धांतों का प्रचार एवं उनके हितों की सिद्धि करने का अखाड़ा बना लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करते हुए अब द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सैनिक व्यवस्था पर अधिक विश्वास किया जा रहा है। दक्षिणी अफ्रीका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों की नितांत उपेक्षा की है, क्योंकि इसकी पीठ पर अमेरिका, ब्रिटेन एवं फ्रांस का हाथ है। पुर्तगाल, इंडोनेशिया, इजराइल, तुर्की जैसे छोटे राष्ट्रों ने भी समय समय पर संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा की है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का अभाव। संयुक्त राष्ट्र संघ अनेक गुटों का समुदाय है, जैसे पश्चिमी साम्यवादी गुट, निरपेक्ष, अफ्रीकी, एशियाई, लैटिन अमेरिका आदि। ये गुट अपने अपने हितों एवं स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए ही प्रत्येक समस्या का अपना मत प्रकट करते हैं। यह संकीर्ण मनोवृत्ति है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास नहीं हो सका है और ना ही संयुक्त राष्ट्र संघ अपने मूल उद्देश्यों में सफल हो सका है। फिर आता है असामयिक चार्टर। जिस समय 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की रचना की गई थी, उस समय अणु युग का उदय नहीं हुआ था। इसके मौलिक सदस्यों की संख्या केवल 51 थी और एशिया, अफ्रीका के अधिकांश देश साम्राज्य एवं उपनिवेशवाद के शिकार थे। अरब संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 183 हो गई है और दोनों महाशक्तियों के अतिरिक्त अनेक देश अणु शक्ति बन गए हैं। अतः आज के युग की आवश्यकताओं को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में अनेक महत्वपूर्ण संशोधन की आवश्यकता है। यद्यपि सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या 11 से 15 कर दी गई है, फिर भी इसके स्थायी सदस्यों की संख्या अभी भी 5 ही है। भारत जैसे विशाल देश को सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों से वंचित रखना अन्यायपूर्ण होगा। इसके अतिरिक्त जर्मनी, जापान भी अब ब्रिटेन, फ्रांस के समान एवं उससे अधिक बड़े एवं शक्तिशाली राज्य बन गए हैं, अतः वे भी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के दावेदार बन गए हैं। अब आता है उपसंहार। यह सत्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ स्थानीय युद्धों को समाप्त नहीं कर सका है, गंभीर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर पूर्ण एवं संतोषजनक हल नहीं निकाल सकता है, विध्वंसकारी, विनाशकारी शस्त्रों के निर्माण पर रोक नहीं लगा सका है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस फोर्स का संगठन नहीं कर सका है और आर्थिक क्षेत्र में विशेष प्रगति नहीं कर सका है। यह सत्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सत्ता अनिश्चित है, इसकी वित्तीय स्थिति अस्थिर है और इसके प्रभावकारी शक्ति महाशक्तियों के सहयोग पर निर्भर करती है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक कार्यात्मक वास्तविकता है। पमार एवं पार्किंसन के अनुसार इसने अपने आप को राष्ट्र के जीवन में अपरिहार्य बना दिया है। यह राष्ट्रों की
वह आँख है जो कि सामान्य हितों की निगरानी करती है। यह वह आँख है जो कि कभी नींद नहीं लेती। यह वह आँख है जो कि सर्वत्र सतर्क एवं सावधान रहती है। डॉग हैमरशोल्ड के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ वास्तविक विश्व का दर्पण है, जिसकी आदर्शवाद एवं नीचता इसकी श्रेष्ठता एवं बर्बरता का दर्पण है। विश्व शांति की समस्या पर निबंध लिखिए। विश्व शांति की समस्या का उल्लेख कीजिए। विश्व शांति के मार्ग में किन किन सी बाधाएं हैं उनकी विवेचना कीजिए। विश्व राजनीति की वर्तमान स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय शांति की दशा क्या है, विवेचना कीजिए। विश्व शांति की समस्या। भूमिका। वर्तमान आणविक युग में विश्व शांति की समस्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या है। आज विश्व एक गंभीर संकट से गुजर रहा है। युद्ध का खतरा डेमोक्लिन की तलवार की तरह मानव जाति के सिर पर लटका रहता है। मानव जाति ने बड़े कष्ट, दुख एवं कठिन परीक्षाएं, तकलीफ का सामना किया है। वह शांति के पीछे भागती रहती है जो कि इसके पकड़ में नहीं आती। शांति बहुत महान चीज़ है, इसको मानवता चाहती है, क्योंकि बिना इसके मुक्ति नहीं है। पृथ्वी माता की छाती पर युगों युगों से जो असंख्य युद्ध लड़े गए हैं, उन्हें मानव जाति की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए प्रेरित किया है, जिससे कि वह सुखमय वास हो सके। यह खोज इतनी तीव्र नहीं थी जितनी अब। शांति की समस्या अभी इतनी वास्तविक नहीं थी जितनी अब है, क्योंकि युद्ध के विनाशकारी शस्त्र, विशेषकर नाभिकीय शस्त्रों के आविष्कार एवं भंडारण इस पृथ्वी पर मानव जाति के अस्तित्व के लिए एक वास्तविक खतरा बने हुए हैं। विश्व सरकार की कल्पना। विश्व शांति की समस्या हमारे युग के लिए नई नहीं है, यह तो यहाँ हमेशा रही है और राजनीतिक एवं विद्वान निरंतर इसके समाधान के लिए प्रयासरत रहे हैं। प्राचीनतम काल में हमारे ऋषि महात्माओं ने हमको अपने अंदर वसुधैव कुटुंबकम के आदेश को हृदय में उतारने की शिक्षा दी है, क्योंकि इस दृष्टिकोण को अपनाकर ही हम उस स्वार्थ एवं लालच का त्याग कर सकते हैं जिसकी वजह से मुख्यतः युद्ध होते हैं। बहुत से पाश्चात्य दार्शकों ने विश्व राज्य एवं विश्व सरकार की स्थापना की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसकी दृष्टि में विश्व राज्य या विश्व सरकार मानव जाति की विभिन्न इकाइयों को, जिनको राष्ट्र कहा जाता है, एक दूसरे का आदर करने हेतु अनुशासित करेंगी। यह सबको न्याय प्रदान करने हेतु कार्य करेंगी। यूरोपीय इतिहास में राजनीतिज्ञ के द्वारा कई बार कुछ इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की कोशिश की गई है जो कि कॉमन मंच बन सके, जहां पर विभिन्न देश एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें ले जा सकें, बातचीत, मध्यस्थता एवं पंच फैसले के द्वारा समाधान पा सकें। 1899 और 1907 में आयोजित हेग सम्मेलन स्थायी आधार पर शांति स्थापित करने की दिशा में प्रयास थे। द्वितीय विश्व युद्ध एवं विश्व शांति। 1919 का पेरिस समझौता एवं उसका शिशु लीग ऑफ नेशन मानव जाति को युद्ध के विनाश से बचाने के कूटनीतिक प्रयत्न थे। लीग ऑफ नेशन की स्थापना से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक विश्व शांति स्थापित करने के लिए बराबर प्रयत्न किए जाते रहे हैं, किंतु सफलता बार बार हाथ आने से कतराती रही है। समस्त विश्व द्वितीय विश्व युद्ध की लपेटों में फंस गया है। यह युद्ध में लगातार लगभग 2 करोड़ लोग मारे गए और इससे कहीं अधिक लोग घायल हुए हैं। अब आता है तृतीय विश्व युद्ध की संभावना एवं विश्व शांति को खतरा। तृतीय विश्व युद्ध स्वाभाविक रूप से अधिक विनाशकारी होगा, बल्कि यह पृथ्वी में से सभ्यता के प्रत्येक चिन्ह को समाप्त कर देगा, क्योंकि नाभिकीय शक्तियों के शस्त्रागारों में इनमें से भी अधिक विनाशकारी हथियार थे। तृतीय विश्व युद्ध होने की दशा में ना तो कोई विजेता होगा और ना ही विजित, क्योंकि प्रत्येक का दुखद अनंत हो जाएगा। क्या हम रुक
कर ऐसे उपाय नहीं सोच सकते जिससे कि तृतीय विश्व युद्ध को रोका जा सके। हम उन कारणों की तलाश करें जिनसे तृतीय विश्व युद्ध छिड़ सकता है। प्रथम, संकुचित राष्ट्रवाद अब भी विभिन्न राष्ट्रों के लोगों के स्वभाव एवं विचारों का अंग है। वे अपना वैभव दूसरे की कीमत पर बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और ऐसा वे युद्ध के द्वारा कर सकते हैं। दूसरा, यद्यपि यूएसएसआर के विघटन के साथ ही शीत युद्ध समाप्त हो गया हो, परंतु विश्व शांति के लिए खतरा समाप्त नहीं हुआ है। लाल राक्षस के दृश्य से हटने के पश्चात जो स्थिति उभर कर आई है वह विश्व शांति के लिए संतोषप्रद नहीं कही जा सकती। नाभिकीय हथियारों में वृद्धि एवं विश्व शांति को खतरा। स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल CIS, जिसने भूतपूर्व सोवियत संघ का स्थान ग्रहण किया है, कुछ चलने वाली चीज़ें नहीं हैं। भूतपूर्व सोवियत गणराज्यों से बने अनेक स्वतंत्र राज्यों से बनी राष्ट्रीयताओं की विविधता ने एक स्थान से खतरे को विभिन्न स्थानों से घटाकर रख दिया है। उसमें से कई के पास नाभिकीय हथियार हैं और यह कोई गारंटी नहीं है कि वे एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। यदि एक बार नए नेतृत्व में महत्वाकांक्षा का राक्षस जागने लगे तो विश्व शांति को एक अन्य खतरा इस्लामिक राष्ट्रों की हाल ही में कट्टरवादियों से सुदृढ़कारी से है। कुछ इस्लामिक देश सोवियत यूनियन से अलग हुए कुछ इस्लामिक देशों को लेकर एक समुदाय बनाने की फिराक में हैं। स्मरणीय है कि इसमें से बहुत से देश नाभिकीय बम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ईरान, इराक, पाकिस्तान नाभिकीय शक्ति बनाने की स्थिति के निकट पहुंच चुकी हैं। अमेरिकी सेनेटर पेस्लर ने पूर्व ही इस्लामिक बम के विषय में आगाह कर दिया है। यह स्थिति विश्व शांति के लिए अंदर से खतरा बनी हुई है। मानव मात्र के अस्तित्व की समस्या। मानव जाति के सम्मुख पहले ही संकट आए हैं, परंतु आज समस्या शांति स्थापित करने की नहीं है वरन मानव मात्र के अस्तित्व की है। टायनवी के शब्दों में स्थिति की विकटता अकल्पनीय है। परमाणु अस्त्रों के कारण युद्ध का अर्थ ही महाविनाश हो गया है। चर्चिल ने उचित ही कहा है कि क्या विडंबना है कि मानव मात्र चरम विकास की उस स्थिति में पहुंच गया है जहां हमारी सुरक्षा आणविक शक्ति की भयंकरता के कारण ही सुरक्षित रहेगी। मानव जाति का अस्तित्व महाविनाश की संभावना के भय पर ही टिका रहेगा। इससे पहले कई संकटों को मानव जाति ने पार किया है और पर इतिहास इसका साक्षी है कि मानव जाति को जीवित एवं स्वतंत्र रखने के लिए अत्यधिक मूल्य चुकाना पड़ेगा। आज केवल शोषण, रक्तचाप से मुक्त, दुख दरिद्र से मुक्त, आत्मविश्वास की मुक्ति ही नहीं प्राप्त करनी है वरन अस्तित्व एवं विनाश के निरंतर भय से मुक्ति प्राप्त करनी है। लिपमैन ने इसी को इस प्रकार व्यक्त किया है कि अणु युग में असफलता और असमर्थता का भाव और भी उग्र हो उठता है। न हम युद्धों को समाप्त कर सकते हैं और ना ही आज युद्धों को संचालित करने की पूर्ण क्षमता हम में है और विजयी होकर पुनर्निर्माण का तो प्रश्न ही नहीं है। निराशा की व्याप्त भावना का कारण यह है कि अणु शक्ति पर नियंत्रण ना पा सके तो आगामी कल महाविनाश का कल होगा। यह वैज्ञानिक आविष्कार मानव मात्र की चरम तर्क शक्ति, बुद्धि, प्रज्ञा एवं चिंतन का प्रतीक है, परंतु यह शक्ति का उपयोग अपने ही विनाश के लिए करके मानव जाति सबसे बड़ी भूल कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय विवाद एवं विश्व शांति को खतरा। आज की दुनिया में प्रवृत्ति यही है कि भविष्य में किसी भी भाग में प्रारंभ हुआ युद्ध एक खूनी एवं पूर्ण विकसित युद्ध के रूप में परिवर्तित हो सकता है। युद्ध के भय का एक अन्य मुख्य कारण है विभिन्न देशों के बीच में प्रादेशिक विवाद। ईरान, इराक, इजराइल, फिलिस्तीन, भारत एवं पाकिस्तान भूमि को लेकर लड़ते हैं। रंगभेद नीति या फिर विश्व के कुछ हिस्सों में अपनाई जाने वाली जाति भेदभाव की नीति भी शांति के लिए खतरा है। विभिन्न देशों के बीच अत्यधिक बड़ी
आर्थिक असमानताएं भी विश्व शांति के लिए खतरा हैं। अभी हाल ही में कुछ लोगों के आतंकवादी क्रियाकलाप भी सामान्य जीवन यापन के लिए एक वास्तविक खतरा बने हुए हैं। यह विश्वास भी कि विश्व या युद्ध से ही विवाद को तय किया जा सकता है, चिंता का अन्य कारण है। विश्व शांति के लिए कतिपय सुझाव। यदि हम इस पृथ्वी पर वास्तव में शांति चाहते हैं तो विश्व के लिए इन खतरों को दूर रखना होगा। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का विकास किया जा सकता है। इसमें आध्यात्मिक भारतत्व एवं समस्त मानव जाति की एकता मूल्यों की स्थापना पर बल दिया जाना चाहिए। यह कार्य संपन्न करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत करना होगा। क्या अच्छा हो कि यही विश्व सरकार एवं विश्व राज्य की पूर्व संस्था के रूप में कार्य करे, क्योंकि इसकी स्थापना से ही हमारी इस पृथ्वी पर स्थायी शांति सुनिश्चित की जा सकती है। शांति के पक्ष में एक धनात्मक बात दृष्टिगत है कि राजनैतिक विचारधारा का महत्व समाप्त हो रहा है। विभिन्न यूरोपीय देश में साम्यवादी जकड़न के विरुद्ध विद्रोह एवं पूर्वी यूरोप में लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना, रूस में साम्यवादी दल द्वारा एकाधिकार का त्याग, इन घटनाओं में राजनैतिक वैचारिक भेदभाव पर बटे हुए विश्व में तनाव को कम किया है। यूएसए एवं नवोदित रूस के मध्य सद्भावना वार्ता एवं सैनिक शक्ति में कमी करने की दो देशों की इच्छा ये भी शांति के क्षितिज पर शुभ लक्षण है। दोनों महाशक्तियों के शुभ चाहने वाले नेताओं के लिए यह उचित है कि इस प्रगति की गति को बनाए रखें और पारस्परिक अविश्वास, संयम एवं भ्रम के काले शैतानों को सदैव के लिए दफना दें। इससे स्थायी विश्व शांति के लिए मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं। यह संतोष का विषय है कि पूर्व यूरोप एवं पूर्व सोवियत संघ में साम्यवादी प्रभुता के अंत एवं यूएसएसआर के विघटन के साथ खुलेपन का वातावरण बनना प्रारंभ हुआ है। इन सबको सद राजनीतिक कार्यों द्वारा समर्थन मिलना चाहिए, जिससे विश्व शांति तक प्राप्त करके योग्य आदर्श हो सके और प्रत्येक जगह स्थायी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। नेक्स्ट आता है फिलिस्तीन एवं या पैलेस्टाइन की समस्या पर एक लेख लिखिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति को चुनौती विषय पर एक लघु निबंध लिखिए। पैलेस्टाइन समस्या पर एक लेख लिखिए। पैलेस्तीन की समस्या क्या है स्पष्ट कीजिए। भूमध्य सागर पर स्थित पश्चिमी दिशा में एक छोटा देश फिलिस्तीन है। इसकी राजधानी जेरूसलम है। जेरूसलम प्राचीन काल से ही यहूदी धार्मिक केंद्र रहा है। इसका सामरिक महत्व भी अति महत्व है। अति प्राचीन काल में 65 ईसा पूर्व से 634 ईसा पूर्व तक रोमन साम्राज्य के और उसके पश्चात 90 वर्ष तक ईसाइयों के आधिपत्य में ये रहा है। फिलिस्तीन की समस्या। फिलिस्तीन की समस्या तुर्की एवं इंग्लैंड के कारण उत्पन्न हुई है। इस प्रदेश में तुर्कों ने आक्रमण करके अधिकार कर लिया और इसे इस्लाम का धार्मिक केंद्र बनाया। बाद में इंग्लैंड ने आधिपत्य करके ईसाई धर्म का केंद्र बना दिया। इस प्रकार यहूदी, इस्लाम और ईसाइयों के मध्य यह विवाद का विषय बना है। तीनों इस पर अपना अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। इसमें इस्लाम एवं ईसाइयों के दावे विदेशी एवं साम्राज्यवादी हैं। समस्या के कारण क्या हैं? पहला आता है सामरिक एवं धार्मिक महत्व। भौगोलिक एवं धार्मिक रूप से इसका महत्व अधिक है। यह एक साथ तीनों धर्मों का केंद्र, भूमध्य सागर के लिए बहुत महत्व का स्थान तथा यह अरब एवं यहूदी कोई इसे छोड़ना नहीं चाहता। फिर आता है ब्रिटेन एवं फिलिस्तीन। इंग्लैंड की साम्राज्यवादी आकांक्षाएं अब यहूदी संघर्ष के कारण पूरी नहीं हो रही हैं। अतः इंग्लैंड ने दोनों को ही आश्वासन दे दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन इन्हें दे दिया जाएगा। इस कारण से दोनों ने अपने अपने दावे प्रस्तुत किए और संघर्ष में पड़ गए। ब्रिटेन की विजय। 1971 में ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को तुर्की से जीत लिया था और जेरूसलम पर अधिकार करके इससे अरबों और यहूदियों पर बुरा असर पड़ा था। फिर आता है संयुक्त व्यवस्था। 1919 में पेरिस के शांति सम्मेलन में फिलिस्तीन में
राष्ट्र संघ ने संयुक्त व्यवस्था या मिटेंड व्यवस्था स्थापित की, उसे स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया और नागरिकों को मौलिक एवं धार्मिक अधिकार दिए। इस कार्य से दोनों अपने अपने दावे करने लगे हैं। फिर आता है ब्रिटेन की योजनाएं। प्रथम विश्व युद्ध या महायुद्ध के पश्चात मक्का के शरीफ ने ब्रिटेन से मांग की कि फिलिस्तीन, अरब, सीरिया और मेसोपोटामिया एक संयुक्त अरब गणराज्य का निर्माण किया जाए। उधर यहूदियों ने राष्ट्रीय राज्य बनाने की मांग की। यह दोनों मांगे इंग्लैंड के आश्वासनों के आधार पर थी। अब ब्रिटेन ने दोनों को संतुष्ट करने के लिए एक योजना बनाई, जिसमें पश्चिम के कुछ जिलों को अरबों से अलग करने का प्रयत्न किया, जिसमें फिलिस्तीन भी था। इसमें अरबों ने डटकर विरोध किया था। 1917 में अरबों ने यहूदियों को और उनके प्रवेश का विरोध किया, क्योंकि इस समय अरब वहां पर अधिक थे। परंतु इंग्लैंड की दोहरी नीति के कारण यहूदी आगमन नहीं रुका। इससे अरब नाराज हुए। अंततः उन्होंने इंग्लैंड ने 1923 में ट्रांसजोर्डानिया को फिलिस्तीन से अलग कर दिया और वहां पर 2 लाख यहूदी पहुंच गए। 1929 में समस्या हल करने के लिए इंग्लैंड ने एक आयोग बनाया, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर यहूदी प्रवेश को निश्चित किया, परंतु अरब बहुमत वाली संसद की व्यवस्था स्वीकार नहीं की थी इन्होंने। फिर आता है हिटलर और यहूदी। हिटलर यहूदी विरोधी नीति के कारण जर्मनी से भागे। यहूदी जेरूसलम में बसने लगे और वहां उनकी संख्या, व्यापार एवं संस्कृति में वृद्धि हुई, जिससे उनकी समस्याएं और अधिक उलझ गईं। फिर आती है पेल आयोग और फिलिस्तीन। यहूदी प्रवेश, व्यापार एवं शक्ति की वृद्धि को अरब सहन नहीं कर सके। अंततः इन्होंने 1939 में दोनों में संघर्ष छिड़ गया तो इंग्लैंड ने पील आयोग बिठाया, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। पहला आता है पवित्र स्थान पर ब्रिटेन सरकार का अधिकार रहे। दूसरा, गैलीली किनारे के प्रदेश यहूदी अधिकार में रहेंगे। तीसरा, शेष अरब गणराज्य को दे दिया जाएगा। उपरोक्त तीनों सुझाव दिए, परंतु दोनों ने ही इन्हें अस्वीकार कर दिया। सन 1939 के श्वेत पत्र को भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया। फिलिस्तीन का विभाजन। इंग्लैंड द्वारा मोरासन विभाजन के अनुसार इसका विभाजन किया गया था। इसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 11 सदस्यों की समिति बनाई, जिसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के विभाजन को स्वीकार किया गया। जेरूसलम को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में रखा गया। फिलिस्तीन पर यहूदी प्रभुत्व मान लिया और जॉर्डन पर अरबों का अधिकार माना। 2 राज्य कौन कौन से थे? पहले जेरूसलम को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण, फिलिस्तीन पर यहूदी का प्रभुत्व और जॉर्डन पर अरबों का अधिकार। 2 राज्य। इंग्लैंड ने सन 1948 में अपनी व्यवस्था में दोनों प्रदेशों को मुक्त कर दिया और फिलिस्तीन एवं जॉर्डन 2 स्वतंत्र नए राज्य बन गए। द्वितीय विश्व युद्ध और पैलेस्टाइन समस्या। 1939 से 1945 में का ये समय है। पैलेस्टाइन का सामरिक महत्व अधिक था। यहाँ पर ब्रिटिश फौजों का जमावड़ा रखा गया था जमाव। युद्ध काल में अरबों ने, यहूदियों ने शक्ति की नीति अपनाई, परंतु यह अवस्था अधिक दिनों तक नहीं चली। 1940 में ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने जमीन की बिक्री एवं यहूदियों के आक्रमण पर नियंत्रण कर लिया, जिससे यहूदियों ने काफ़ी असंतोष व्यक्त किया। यहूदियों ने गुण आतंकवादी संगठन कायम किए, जिसमें हजाना, यूरगुन, जयावलुमी तथा स्टान दल आदि प्रमुख थे। युद्ध काल में इन्होंने आधुनिक शस्त्र प्राप्त किए, जो कि 1942 में जब नाजी पक्ष कमज़ोर दिखाई दिया तो डेविड बेन-गुरियन ने 11 मई 1942 को न्यूयॉर्क में यहूदियों की सभा बुलाई और एक बाल्टीमोर योजना पेश की, जिसमें 3 प्रमुख उद्देश्य रखे गए। पहले आता है पैलेस्टाइन राज्य में यहूदी राज्य की स्थापना। दूसरी, यहूदी सेना का निर्माण। तीसरा, यहूदी के पैलेस्टाइन में बसने की पूरी आज़ादी। कौन कौन से 3 उद्देश्य थे? पहला था पैलेस्टाइन राज्य पर यहूदी राज्य की स्थापना होगी, यहूदी सेना का निर्माण किया जाएगा और यहूदी के पैलेस्टाइन में बसने की पूरी आज़ादी होगी। इन मांगों को अमेरिकी यहूदियों ने मान लिया। बाद में विश्व संघ की यहूदी कार्यकारिणी समिति की मान्यता दे दी विश्व संघ ने भी। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सहानुभूति अपनाई
और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने भी सहानुभूति अपनाई। 31 अगस्त 1945 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 1 लाख यहूदियों को पैलेस्टाइन में शीघ्र बसने की अपील की और एक जांच समिति नियुक्त की। अब आता है आंग्ल अमेरिकी जांच की रिपोर्ट। इस समिति की रिपोर्ट थी वो 20 अगस्त 1946। इस कमेटी ने 3 प्रमुख प्रस्ताव रखे थे। इस कमेटी ने एक कमीशन की योजना प्रस्तुत की जिसे ग्रांडी मारिसन योजना कहते हैं। इसलिए 2 अप्रैल 1947 को पैलेस्टाइन की समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंपा गया था। पैलेस्टाइन विभाजन। जनरल असेंबली ने विभाजन का निर्माण किया, परंतु अरबों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। अंत में इसके मामले को ठीक करने के लिए एक मध्यस्थ की नियुक्ति की गई। अंत में यहूदियों ने तेल अबीब में नए स्वतंत्र यहूदी राज्य इजराइल की स्थापना की। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस नवीन यहूदी राज्य को मान्यता दे दी। इस प्रकार नवीन यहूदी राज्य का जन्म हुआ। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर टिप्पणी कीजिए। क्यूबा की समस्या, कश्मीर की समस्या, कोरिया की समस्या और वियतनाम की समस्या। पहले आती है क्यूबा की समस्या। सन 1958 में क्यूबा में डॉक्टर फिडेल कैस्ट्रो के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी सरकार की स्थापना हुई। उसने अपने देश में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना प्रारंभ की। वह अमेरिका नीति का विरोधी था। अमेरिका और अन्य समर्थकों ने उसकी सरकार का बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया। कुछ क्यूबा वासियों ने अमेरिका भागकर वहां की सरकार की सहायता से क्यूबा मुक्ति सेना का गठन किया। 17 अप्रैल 1961 को इस मुक्ति सेना ने क्यूबा पर आक्रमण कर दिया और रूस ने इसमें अमेरिका का हाथ बतलाया और निंदा की। विश्व निंदा के कारण अमेरिका ने अपना हाथ खींच लिया। कैस्ट्रो की सरकार ने मुक्ति सेना को हरा दिया। रूस ने वहां अपने अड्डे स्थापित करने प्रारंभ कर दिए। राष्ट्रपति कैनेडी ने रूस के इस प्रयास की कड़ी निंदा की और सोवियत संघ ने क्यूबा को अणु शस्त्रों का निर्यात किया। इससे पक्षपात के आधार पर क्यूबा में बना लिए गए। इस प्रश्न को लेकर दिसंबर 1961 में एक आदेश से सोवियत संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य अत्यधिक तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह आदेश प्रसारित किया कि सोवियत संघ का प्रत्येक जलयान जिसमें प्रक्षेपास्त्र होने की संभावना हो डुबा दिया जाए। इसी समय कुछ रूसी जहाज क्यूबा की ओर रवाना हुए। परिस्थिति पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से महासचिव उथांट ने कुछ समय के लिए अमेरिका से नाकेबंदी की समाप्ति की अपील की। खुश्चेव इस मामले में शिखर सम्मेलन चाहता था, परंतु इस समय कैनेडी अपनी जिद पर अड़ा था। इस समय खुश्चेव स्वयं ही ढीला पड़ गया। सोवियत संघ ने आधार हटा लिए और अस्त्रों का निर्यात बंद कर दिया। इस प्रकार यह भय टला गया। क्यूबा कांड के पश्चात कैनेडी एवं खुश्चेव के प्रयासों के परिणाम स्वरूप शीत युद्ध में शिथिलता आने लगी। फिर आती है कश्मीर समस्या। 1947 में भारत एवं पाकिस्तान को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। देशी राज्यों के विषय में ब्रिटिश सरकार ने छूट दी कि वे अपनी इच्छानुसार भारत या पाकिस्तान किसी भी देश में सम्मिलित हो सकते हैं। कश्मीर के महाराजा ने किसी भी देश में न मिलने का निर्णय किया, परंतु कश्मीर ने कबायली क्षेत्रों से कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में कश्मीर ने भारत के गणतंत्र से मिलने का निश्चय कर लिया। भारत सरकार से सहायता मांगी। भारत ने तुरंत सेनाएं भेजकर आक्रमणकारियों की प्रगति को अवरुद्ध कर दिया तथा सुरक्षा परिषद के सम्मुख मामला प्रस्तुत किया कि पाकिस्तान आक्रमणकारी है तथा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। इस पर पाकिस्तान ने यह प्रचार करना प्रारंभ कर दिया कि भारत ने बलपूर्वक कुछ ऐसी रियासतों पर अधिकार किया है जो कि पाकिस्तान में मिलना चाहती थी तथा वहाँ मुस्लिम प्रजा पर भयंकर अत्याचार किए जा रहे हैं। सुरक्षा परिषद ने एक आयोग की नियुक्ति की जिसने दोनों देशों से सेनाएं हटाने एवं गोलीबारी बंद करने को कहा। 1 जनवरी 1949 को युद्धबंदी के आदेश दिए गए और जम्मू कश्मीर की इच्छा जानने के लिए वहां पर एक निष्पक्ष खुला मतदान कराने के लिए एडमिरल निमिटीज की नियुक्ति की गई।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने दोनों देशों से समझौता कराने का भरसक प्रयास किया। कई बार दोनों देशों में मिशन भी भेजे, परंतु यह समस्या अभी तक सुलझ नहीं सकी। भारत एवं पाकिस्तान के लिए कश्मीर राष्ट्रीय सम्मान का प्रश्न बन गया। इसको बलपूर्वक आत्मसात करने के लिए पाकिस्तान ने 1965 एवं 1971 में सशस्त्र प्रयास किए तथा भारत एवं पाकिस्तान के मध्य भयानक युद्ध हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेश पर युद्ध तो बंद हो गए, तथापि कश्मीर समस्या अभी तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। नेक्स्ट आता है कोरिया की समस्या। जापान ने अपने साम्राज्यवाद का मुख्य लक्ष्य चीन को बनाया और सर्वप्रथम कोरिया ने चीन के साथ अपनी ताकत की आजमाइश की। कोरिया अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि से जापान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसलिए कोरिया प्रायद्वीप में जापान की रुचि बहुत दिनों से थी। 16वीं शताब्दी में कोरिया पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से चीन एवं जापान में लंबा युद्ध हो चला, जिससे जापान पराजित हुआ। लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए जापान यह नहीं चाहता था कि कोरिया पर किसी दूसरे राज्य का अधिकार रहे। यदि यह मान लिया जाए कि बेल्जियम की स्वतंत्रता ब्रिटेन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, तो फिर कोरिया की स्वतंत्रता जापान के लिए और भी आवश्यक हो जाती है। कम से कम जापानी लोग ऐसे ही समझते थे। उनका कहना था कि यदि कोरिया पर शत्रुओं का अधिकार रहेगा तो उससे जापान को सदैव खतरा बना रहेगा। चीन के मंचू सम्राट ने 17वीं शताब्दी में कोरिया पर अधिकार कर लिया और तभी से कोरिया चीन का अधीन प्रदेश माना जाता था। यद्यपि कोरिया का अपना पृथक राजा भी था, या उनका कुछ का राजा होता था, जो कि क्रियात्मक दृष्टि से स्वतंत्र राजा के समान अपने देश का शासन करता था। पर इसमें कोई संदेह की नहीं है कि कोरिया का स्वतंत्र राजा चीन के सम्राटों को अपना अधिपति स्वीकार करता था। जब कोई नया राजा कोरिया के सिंहासन पर आरूढ़ होता था तो वह चीन के सम्राट की अनुमति प्राप्त करता था। कोरिया की ओर से चीनी सम्राट की सेवा में प्रतिवर्ष भेंटें एवं उपहार भेजे जाते थे। विशिष्ट अवसरों पर कोरिया का राजा या उसका कोई प्रतिनिधि पीकिंग के राज दरबार में उपस्थित भी हुआ करता था। तब इस तरह कोरिया का राज्य चीन का एक संरक्षित राज्य जैसा है। नेक्स्ट आता है कोरिया में जापान का स्वार्थ। कोरिया में जापान का स्वार्थ क्या है? यद्यपि कोरिया पर चीन का संरक्षण था, लेकिन जापान इस प्रायद्वीप को अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण मानता था। कोरिया प्रायद्वीप में जापान का परंपरागत स्वार्थ था, क्योंकि अभी तक जापान को इस स्वार्थ को पूरा करने का मौका नहीं मिला था। जापान अब सैनिकवाद को जन्म दे चुका था, अतः वह आवश्यक हो गया था कि कोरिया के संबंध में उग्र नीति का अवलंबन करे। इस समय कोरिया यूरोपीय राज्यों की साम्राज्यवादी नीति के भंवर जाल में फंस रहा था और जापान इन घटनाओं को दर्शक के रूप में नहीं देख सकता था। उस पर एक ऐसे राज्य का संरक्षण था जिसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे और जो स्वयं कई यूरोपीय राज्यों के कब्जे में जा चुका था। ऐसी स्थिति में कोरिया चीन के हाथों से निकलकर किसी भी यूरोपीय राज्य के कब्जे में चला जा सकता था। कोरिया में नवीन साम्राज्यवाद के अग्रदूत ईसाई धर्म प्रचारक प्रवेश कर चुके थे। इसलिए जापान की चिंताएं बढ़ी और उसने तय किया कि वह कोरिया को अपने भाग पर नहीं छोड़ सकता। चूँकि चीन की नीति कोरिया में हस्तक्षेप करने की नहीं थी और चूँकि कोरिया में निरंतर गड़बड़ी राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती थी, अतः यह जापान के लिए उपयुक्त बहाना था कि वह कोरिया में हस्तक्षेप करे। अन्यथा इस बात की नितांत संभावना थी कि पश्चिमी शक्ति कोरिया में हस्तक्षेप कर बैठेंगी। पश्चिमी शक्तियों ने पहले से ही कोरिया के साथ संधियां कर रखी थीं। वे पहले भी वहां चीन के अधीनस्थ प्रदेशों पर अधिकार कर चुके थे। इन दिनों रूस का पूर्वी फैलाव भी तेजी से बढ़ रहा था। उसने 1868 में उसूरी नदी के पूर्वी इलाके हथिया का कोरिया की उत्तरी सीमा
सीमा के समीप व्लादिवोस्तोक का बंदरगाह कायम किया था, लेकिन जाड़े के मौसम में वह बंदरगाह बर्फ से घिरकर बंद हो जाता था। इसलिए रूस दक्षिण की ओर ऐसा कोई खुला निकास चाहता था जिससे बराबर प्रशांत महासागर में आया जाया जा सके। उसकी आंखें कोरिया पर थीं और कुछ समय के लिए उसने कोरिया पर अपना पैर जमा लिया था। तथापि पश्चिमी शक्तियों के द्वेष के कारण उसने अपने पैर कोरिया की छाती पर से हटा लिए थे। जापान को भय लगा कि कहीं कोई यूरोपीय शक्ति कोरिया को अपने अधीन ना कर ले, इसलिए जापानी कोरिया पर अधिकार जमाना आवश्यक मानते थे। साइगो ताकामोरी कोरिया पर हमला करने का बड़ा हामी था, लेकिन कई कारणों से कोरिया पर यह आक्रमण नहीं हुआ। परंतु 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में परिस्थिति एकदम बदल गई और जापान अब किसी हालत में चुपचाप तमाशा नहीं देख सकता था। एक जापानी राजनेता ने कहा, मैं निश्चयपूर्वक कहना चाहता हूँ कि हम कोरिया को उस समय तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारा उद्देश्य किसी न किसी प्रकार पूरा नहीं हो जाता। हम अपने भविष्य के लिए और अपनी स्वतंत्रता के लिए कोरिया में युद्ध कर रहे हैं। हमें भय है कि यदि कोरिया किसी यूरोपीय शक्ति के हाथ पड़ जाता है तो हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। कोरिया में जापान का प्रवेश। चीन एवं जापान के युद्ध के 20 वर्ष पूर्व से ही जापान ने कोरिया की राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। कभी तो वह कोरिया की स्वतंत्रता का दम भरता, कभी वह कोरिया के सुधारवादी दलों को उभारता और कभी वह कोरिया में चीन के प्रभाव को कम करने के प्रयत्न करता। कभी वह कोरिया की सहायता करने का स्वांग भरता और कभी वह कहता कि विदेशी आक्रमण के विरुद्ध उसे कोरिया को बचाना आवश्यक है, अन्यथा स्वयं इसकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। 1875 में जापान का एक जहाज कोरिया के समुद्र तट पर पहुंचा। कोरिया की सरकार ने इस जहाज पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिस कारण से जापान में बड़ी बेचैनी फैली और उग्रवादी जापानी नेता कोरिया के विरुद्ध युद्ध उद्घोषित करने की मांग करने लगे। लेकिन उस समय जापान के अधिकारियों ने थोड़े संयम से काम लिया। कोरिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के बदले उन्होंने निश्चय किया कि जापान एक दूतमंडल कोरिया भेजे, जो वहां की सरकार को जापान के साथ बाकायदा व्यापारिक संधि करने के लिए प्रेरित करे। 1876 में यह दूतमंडल कोरिया की राजधानी पहुंचा और कोरिया जापान की धमकियों से डरकर उसके साथ एक संधि करने को विवश हो गया। कोरिया के कुछ बंदरगाह जापान के व्यापार के लिए खोल दिए गए और जापान को कई व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त हुए। जापान को कोरिया में राज्य क्षेत्रातीत अधिकार भी मिला, जिसमें कोरिया की स्वतंत्र सत्ता को मान्यता दे दी। यह चीनी संप्रभुता को चुनौती थी, पर चीन ने इसका कोई विरोध नहीं किया। फलस्वरूप कोरिया में जापानियों के पैर जम गए। कोरिया ने जापान की संधि हो जाने पर अब दूसरे राज्य भी इस देश में सुविधा प्राप्त करने के लिए दौड़ पड़े। 1882 में जापान ढंग पर ही संयुक्त राज्य अमेरिका कोरिया के मध्य एक संधि हुई। फिर बाद में इसी नमूने पर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, इटली के साथ भी कोरिया को पृथक पृथक संधियां करनी पड़ी। चीन ने इन संधियों का भी कुछ विरोध नहीं किया। इस प्रकार कोरिया को चीन की अधीनता से मुक्त मान लिया गया। अब आती है कोरिया की हलचल। इस समय कोरिया में काफ़ी गड़बड़ी थी। 1862 से 1863 में इसके दक्षिण पूर्वी भाग में किसानों का भारी विद्रोह चल रहा था। कोरिया के तत्कालीन शासक बड़े अयोग्य एवं निकम्मे थे। वे बराबर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। ततएव कोरिया का वातावरण सदा अशांत बना रहता था। कोरिया की राजनीति में उस समय दो दल थे। एक दल चीन का समर्थन करता था तो दूसरा जो दल था वह जापान का समर्थन करता था। वहाँ पर कैथोलिक ईसाईयत के आने से आधुनिकता की लहर भी फैली थी। इसके विरोध में तोंगहांग, जो कि पूर्वी ज्ञान नामक रूढ़िवादी विचारधारा फैली। शासक दल ने एक ओर परंपरा को मजबूत करने की कोशिश की तो दूसरी ओर कुछ सुधारों की भी शुरुआत की। इस कार्यक्रम का संचालक यी हा युंग था, जो कि तेंगयोंगन महाराज
महान राजकुमार नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह पृथक की नीति का पक्षपाती एवं फलतः जापान का विरोधी था। उसने 1876 में जापान के साथ की गई सुलह का विरोध किया और कई रूढ़िवादियों को चीन का समर्थन प्राप्त था, जबकि सुधारवादी जापान पर आश्रित थे। इस समय तक जापान की कोरियाई नीति लगभग स्थिर हो गई थी। जापान में उग्र राष्ट्रीयता का तूफान चल रहा था। जापानी अधिकारी प्रसारवाद की ओर अग्रसर हो रहे थे। इन्होंने कोरिया पर अधिकार करने का नारा उठाया। जनरल कुरोदा ने मांग की कि इससे पहले कि चीन शक्ति संपन्न हो जाए और जापान को कोरिया पर कब्जा कर लेना चाहिए। कोरिया का राजनीतिक वातावरण दिन प्रतिदिन अशांत होता जा रहा था। 1882 ईस्वी में वहां पर रूढ़िवादियों और सुधारवादियों में एक झड़प हो गई। रूढ़िवादियों ने जापानी दूतावास पर हमला कर वहां के निवासियों को निकाल दिया। इस पर जापानी अधिकारी अत्यंत नाराज हो गए। कोरिया को धमकी दी और हर्जाना वसूल किया गया। अपने दूतावास की रक्षा के लिए फौज रखने का अधिकार हासिल किया। 1884 में कोरिया में एक दूसरा बलवा हो गया। उस समय चीनी यूरोपीय राज्यों से निपटने में व्यस्त था। चीन की अव्यवस्था का लाभ उठाकर कोरिया की चीनी विरोधी नेता शासन की बागडोर हड़पने का प्रयत्न करने लगे। इस तरह से रूढ़िवादी एवं सुधारवादियों में पुनः टकराव हो गया या टक्कर हो गई। एक ने चीन से और दूसरे ने जापान से मत की आलोचना की एवं चीन तथा जापान दोनों ने अपने अपने पक्ष के लिए सहायता भेजी। चीन कोरिया में जापानी फौज के प्रवेश का बड़ा विरोधी था, क्योंकि वह अब इन परिस्थितियों को स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि किसी अन्य राज्य की सेना कोरिया में आकर अपने पैर जमा ले। चीन की सेना भी कोरिया में मौजूद थी। तथैव जैसे ही जापानी फौज कोरिया में घुसी की स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण हो गई। लेकिन इस बार दोनों देशों ने बड़े संयम से काम लिया और 1885 में दोनों के बीच एक समझौता हो गया। यह निश्चित किया गया कि यदि उनमें से किसी को अपनी अपनी फौज कोरिया भेजनी पड़े तो वह दूसरे को सूचना दिए बिना ऐसा नहीं करेंगे और मामले के निपटारे के बाद फौरन उसे वापस बुला लेंगे। यह समझौता हो जाने पर दोनों देशों ने कोरिया में अपनी अपनी फौजें हटा ली और कुछ समय के लिए कोरिया में शांति हो गई, लेकिन आपसी मनमुटाव चलता रहा। फिर आती है वियतनाम समस्या। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वियतनाम समस्या दक्षिण एवं पूर्वी एशिया की प्रमुख समस्याओं में से एक है। वियतनाम पर द्वितीय महायुद्ध के पूर्व में से फ्रांसीसी साम्राज्यवाद पर कब्जा किया। द्वितीय महायुद्ध के प्रारंभिक दिनों में जापान ने फ्रांस की इस क्षेत्र में एक उपनिवेश हड़प ली। अब जापानी साम्राज्यवाद का शिकार वियतनाम अपने साम्राज्यवादी नेता हो ची मिन के नेतृत्व में संगठित हुआ और जापान के विरोधी संघर्ष हुए। जापानी द्वितीय विश्व युद्ध में विजेता हो गया तो हो ची मिन ने वियतनाम को एक स्वतंत्र राष्ट्र माना। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जीत का बंटवारा हुआ तो वियतनाम को पुनः फ्रांसीसी साम्राज्यवाद में मिला दिया गया। हो ची मिन यह स्थिति स्वीकार करने को तैयार न था, अतः वहां फ्रांस के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ हो गया। फ्रांस वहां परिणामतः टिक नहीं सका और अंततः उसने वियतनामी गणतंत्र की स्थापना कर दी। अमेरिका ने उसको अपना पूरा सहयोग दिया, परंतु उत्तरी भाग पर हो ची मिन की साम्यवादी सरकार का कब्जा बना रहा। इस प्रकार वियतनाम में क्रमशः उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बंट गया। 1945 में जिनेवा समिति के आधार पर दोनों में समझौता हुआ और एक अंतस्थ क्षेत्र बनकर फ्रेंच सेनाओं को वियतनाम खाली करना पड़ा। अंतस्थ की निगरानी हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय कमीशन की स्थापना भी की गई। वियतनाम में युद्ध। दोनों वियतनाम में उत्तरी वियतनाम ने दक्षिण वियतनाम पर छापामार कार्रवाई करके अस्थिरता पैदा कर दी। दक्षिणी वियतनाम में आपातकाल लागू हो गया और संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिणी वियतनाम की सहायता के लिए सैन्य सामग्री भेजनी शुरू कर दी ताकि साम्यवादी शक्तियां कुचली जा सकें। दूसरी ओर
साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का मुकाबला करने के लिए चीन एवं रूस ने उत्तरी वियतनाम को सैनिक सहायता देकर गंभीर स्थिति उत्पन्न कर दी। अमेरिका का सीधा हस्तक्षेप। अमेरिका ने वियतनाम में सीधा हस्तक्षेप किया, जिसने हनोई पर बम वर्षा की और दक्षिण वियतनाम के सहयोगार्थक उनकी सेना भेज दी। अमेरिका के इस सीधे हस्तक्षेप की विश्व भर में आलोचना की गई। समस्या के समाधान हेतु मनीला सम्मेलन। अमेरिका ने यहाँ भी स्पष्ट किया कि वह दक्षिणी वियतनाम से तब तक नहीं हटेगा जब तक कि उत्तरी वियतनाम अपनी कार्यवाही नहीं बंद कर देगा। समस्या की गंभीरता का अनुमान करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने महासचिव यू थांड को उसमें हस्तक्षेप करने के लिए कहा। यू थांड ने एक योजना बनाई, परंतु किसी भी पक्ष को स्वीकार नहीं हुई। अमेरिका ने अपनी ताकत धीरे धीरे से वहां बढ़ाई और जहरीली गैसों एवं बमों का खुलकर जमकर प्रयोग करने लगे, लेकिन उत्तरी वियतनाम दबने के बजाय और ज़्यादा तेज़ी से युद्ध करने लगा। इसी बीच 1969 के सितंबर में हमें हो ची मिन्ह की मृत्यु हो गई और उत्तरी वियतनाम ने तेजी के साथ अमेरिकी फ़ौज का मुकाबला करना शुरू कर दिया। अमेरिका पर दबाव। वियतनाम में अमेरिकी कार्यवाही की विश्व में सब और आलोचना हो रही थी, अतः अमेरिकी नीति निर्माता पर एक विशेष दबाव पड़ने लगा। विश्व जनमत अब बहुत तीव्र रूप से अमेरिका के विरोध में आ रही थी। इसके अतिरिक्त स्वयं अमेरिकी जनमत अमेरिकी सरकार पर वापसी हेतु दबाव डाला जा रहा था। अमेरिकन सरकार भी चाहती थी कि किसी प्रकार एक सम्मानपूर्ण समझौता हो जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति निकलसन ने इसी कारण से 1972 में 8 सूत्री प्रस्ताव रखा, परंतु इस प्रस्ताव को अस्वीकार हो गया। 27 जनवरी 1972 को अमेरिका अपने प्रयासों में सफल हुआ और फ्रांस की राजधानी पेरिस में अंततः समझौता हुआ। इसके अंतर्गत यह कहा गया कि अमेरिकी सेना 2 माह पश्चात वापस हो जाएंगी। दक्षिणी एवं वियतनाम में छापामार कार्यवाही बंद कर दी जाएगी। अमेरिकी सेना की वापसी में साम्यवादी प्रभाव बढ़ गया और इससे अमेरिका का कंबोडिया, लाओस आदि क्षेत्रों में साम्यवादी प्रभाव बढ़ा और अमेरिकन प्रभाव घटा। वियतनाम संबंधी भारतीय नीति। 1964 में जब अमेरिका ने वियतनाम पर भयानक बमबारी की तो भारत ने अमेरिकन नीति की कटु आलोचना की। अप्रैल 1968 को अमेरिका ने बमबारी को सीमित करने पर विचार किया तो भारत ने अमेरिका के इस प्रस्ताव का स्वागत किया। 1972 में अमेरिका ने जब पुनः भयानक बमबारी की तो भारत सरकार द्वारा अमेरिका की नाराजगी के बावजूद भारतीय दूतावास के कार्यालय का हनोई में दर्जा उच्च रखा गया। जब 1971 में भारत सरकार की पूरी बंगाल की नीति के प्रश्न पर अमेरिका तथा भारत के संबंधों में अधिक कटुता आ गई तो भारत ने 3 दिसंबर 1971 में हनोई सरकार के साथ राजनयिक संबंधों के स्तर को उच्च करते हुए राजदूत स्तर का कर दिया। 1972 में भारत ने पेरिस समझौते का स्वागत किया और 1975 में उत्तरी वियतनाम की विजय का भी भारत ने स्वागत किया। नेक्स्ट वीडियो में आएगा हमारा 3rd यूनिट। तब तक के लिए बाय।